नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आज हम जुर्म के किस्सों की शुरुआत कर रहे हैं। आज उसका पहला एपिसोड है। हर रोज मैं आपके लिए लाऊंगा नए नए किस्से और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। पहले किस्से की शुरुआत बात 1994 की है। यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हुआ करते थे जेके शर्मा। खबर के सिलसिले में अक्सर इन लोगों से मिलना जुलना रहता था। एक रोज मैं इनसे मिलने के लिए गया तो इनके पीए थे बख्शी। बख्शी के पास मैं बैठा हुआ था। अचानक एक महिला आई, वेल करीने से कपड़े पहने हुए थे और आते ही बोलती है, जेके है? तो बख्शी ने कहा, साहब नहीं है। जबकि मैं ये जानता था कि जेके शर्मा अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बख्शी ने कहा कि साहब नहीं है। तो वो महिला पलट के कहती है कि मेरे से न मिलना चाहे तो ना मिले, मैं तो मंत्री का संदेशा लाई थी उसके लिए। ये कह करके वो निकल गई। मैंने बख्शी से सवाल किया कि यार, इस अदा में तेरे ही दफ्तर में एक महिला इस अंदाज में कैसे बात करती है, कौन है ये? तो बख्शी ने बताया कि अनवर साहब, ये दो महिलाएं हैं और दोनों आपस में उलझ रही हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और दोनों महिलाएं इतनी पावरफुल हैं कि एक महिला का एक मिनिस्टर के लिए फोन आ जाता है तो दूसरी महिला के लिए किसी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर का फोन आ जाता है कि आप इनकी बात सुनो। जब मिनिस्टरों की सिफारिश होती है तो दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज करने पड़ते हैं। मैंने सवाल किया कि मुकदमे किस तरह के हैं? उसने बताया कि वजह का पता ही नहीं लग पा रहा। मुकदमे मामूली सी धाराओं के तहत हैं, मारपीट के हैं और कहते हैं इसने मेरे को मारा, उसने तेरे को मारा और पैसे छीन लिए। इस तरह के छोटे छोटे मुकदमे हैं। लेकिन इन मुकदमों की झगड़े की वजह कोई बड़ी वजह लगती है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। तभी मैंने इन दोनों महिलाओं से मिलने का फैसला किया। अलग अलग मैं इन महिलाओं से मिला। पत्रकार की कुरेदने की आदत होती है, मैंने कुरेदा, दोनों को अलग अलग कुरेदा। जब कुरेदा तो पता लगा कि असल कहानी जो है इन दोनों महिलाओं की जिस्म के धंधे को लेकर के है। दोनों महिलाओं की अलग अलग लड़कियों की सप्लाई थी, सफेद पोश लोगों के यहां सप्लाई थी। जब एक ने दूसरे के बारे में बताया कि वो उसकी सप्लाई तो मुझसे बड़ी है और उसकी सप्लाई तो मिडिल ईस्ट के देशों तक है, खाड़ी के देशों में जाती हैं उसकी लड़कियां। तो मेरे पास एक छोटा टेप रिकॉर्ड था जिसमें मैंने इन दोनों की आवाज टेप की थी। उस आधार पर जब दोनों की मुकम्मल जानकारी मेरे पास आ गई तो मैंने खबर लिखी। वो मई महीने में 1994 के मई महीने के अखबार में वो खबर छपी। खबर का उन्वान था, जिस्म के धंधे में उलझी दो महिलाएं। उन सफेद पोश महिलाओं के नाम छपे थे, उनके कारनामे छपे थे, पूरी तफसील से खबर लिखी गई थी। ये खबर छपने के बाद जो चोला उन्होंने ओढ़ रखा था वो उतर गया और उनके कारनामे मंजर आम हो गए। इस पर एक महिला, उनमें से एक महिला इतनी ज्यादा गुस्से में थी, वो चाहती थी कि अनवर चौहान का पता नहीं क्या से क्या कर दे। उसने सबसे पहले तो मेरे संपादक को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे हैं, मैं इस तरह का कोई धंधा नहीं करती। और बहुत तफसील से वो चिट्ठी लिखी गई थी। संपादक जी हमारे प्रभात जोशी जी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बुलाया और चिट्ठी मेरे सामने रख दी। जब चिट्ठी मेरे सामने रखी, मैंने टेप रिकॉर्ड निकाल करके प्रभात जी के सामने रख दिया। मैंने कहा, जी ये दोनों की बातचीत है, आप सुन लीजिएगा। खैर संपादक जी ने कुछ नहीं कहा।
2-3 दिन गुजरे ही थे इस बात को कि एक दिन पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमूल्य पटनायक, जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी हुए, उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा अकबर तेरे खिलाफ एक 0 एफआईआर हुई है तुगलक रोड थाने में। जस्टिस अहमदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर वो एफआईआर हुई है और कई धाराओं के तहत, कई आपराधिक धाराओं के तहत है, उसमें आप जमानत करा लो, यही बेहतर रहेगा। मैंने उस एफआईआर के बारे में जानकारी हासिल की, जुटाया कि भाई कैसे एफआईआर हुई, क्या हुआ क्या नहीं है। तो जब मैंने उस एफआईआर के पीछे की कहानी के बारे में खंगाला तो मुझे पता लगा कि उस महिला की अप्रोच जस्टिस अहमदी तक थी। जस्टिस अहमदी के पास वो महिला गई थी। जस्टिस अहमदी ने नई दिल्ली, उनका तुगलक रोड थाने के अंतर्गत उनका मकान आता था। जस्टिस अहमदी ने नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी आदित्य आर्य हुआ करते थे, उनको बुलाया और एडिशनल डीसीपी डीके भट्ट को बुलाया। अपने यहां बुला करके कहा कि इस महिला की एफआईआर दर्ज करो, ये क्या कह रही है। ये दोनों वहां से निकल गए, रास्ते में कहीं रुक गए या कहीं देरी हो गई इनको पहुंचने में अपने दफ्तर। वो महिला सीधे थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर जो ड्यूटी अफसर बैठा हुआ था उसने जाते ही उस पर अपना रौब झाड़ा। उसने कहा मेरी एफआईआर लिखो। जस्टिस अहमदी ने कहा और तुम्हारे डीसीपी को भी कह दिया गया है। वो रौब झाड़ा ड्यूटी अफसर, एक हेड कांस्टेबल, उसकी अकल का आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। उसने कहा, उसने उस महिला को उल्टे डांट दिया, कोई एफआईआर वगैरह नहीं हो रही है, ऐसे नहीं लिखी जाती। इस पर उस महिला ने तुरंत, जो थाने का फोन था उसी से सीधे जस्टिस अहमदी के घर पर फोन लगा दिया। फोन लगाया, बातचीत हुई, महिला ने जो कुछ कहना था जस्टिस अहमदी से कहा। जस्टिस अहमदी ने कहा कि लाओ फोन दो ड्यूटी अफसर को। ड्यूटी अफसर ने फोन लिया। क्या बातचीत हुई ये तो ड्यूटी अफसर और जस्टिस अहमदी को पता है, लेकिन एफआईआर की जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर की पहली लाइन है कि बजरिए फोन जस्टिस अहमदी ने मुझे इस महिला का बयान कलमबंद करने को कहा है, लिहाजा मैं इस महिला की रपट लिख रहा हूं। उसके बाद महिला का आगे बयान है। महिला आगे कहती है कि कड़कड़नुमा कोर्ट परिसर के अंदर अनवर चौहान ने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरे साथ अश्लील हरकतें की और बहुत सारे एलिगेशन उस तहरीर के अंदर है। तहरीर को पढ़ने के बाद कम अक्ल रखने वाला भी तहरीर पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये एलिगेशन झूठे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर, एक पब्लिक पैलेस के अंदर यह हरकत, अश्लील हरकतें नहीं हो सकती। कम से कम एक पत्रकार किसी महिला के साथ इस तरह की अश्लील हरकत नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आदेश जस्टिस अहमदी का था, इसलिए एफआईआर हुई, महिला का बयान कलमबंद हुआ। खैर वो एफआईआर हो जाती है। हमने एफआईआर की कॉपी भी हासिल की, अपने वकील लोगों से मशवरा वगैरह किया। इसी बीच में ये देखिएगा कि 2 रोज ही गुजरे थे उस महिला की पहुंच का आप अंदाजा लगाइएगा कि मैं जनसत्ता अखबार में था, उसमें ये खबरें छिप रही थी। मुकदमा जनसत्ता अखबार के रिपोर्टर पर हुआ था। हमारे ही ग्रुप का अखबार है अंग्रेजी एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में शांतनु चक्रवर्ती नाम का एक पत्रकार मेरे ही खिलाफ एक स्टोरी फाइल करता, खबर छपती है कि जस्टिस अहमदी के आदेश पर हुई एफआईआर के बावजूद पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये लब्बो लबाब उस खबर का था। जब ये खबर छपी तो अमूल्य पटनायक का फिर फोन आया मेरे पास। उसने कहा भाई आपका ही अखबार है, खबर छाप रहा है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, बेहतर ये होगा आप जमानत करा लो अपनी। जाके नेक्स्ट डे मैंने जमानत करा ली। जमानत हो जाती है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। जमानत कराने के बाद ये
खबर, मेरी ही खबर मैं ही कहता था, मेरे ही अखबार में छपती थी। मेरे बॉस थे सुशील कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि ये खबर दूसरे अखबारों में भी छपनी चाहिए। मैंने एक प्रेस रिलीज बनाई और पॉइंट्स बनाए कि इसी तरीके से ये एफआईआर झूठी है। मैं तमाम अखबारों के दफ्तर गया, इवन मेरा ही संस्थान का जो अंग्रेजी अखबार था इंडियन एक्सप्रेस, उनके मुख्य संपादक हुआ करते थे प्रभु चावला। प्रभु चावला जी से मैंने जिक्र किया कि जी ये मेरे खिलाफ एफआईआर है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये रपट जो एफआईआर लिखी गई है झूठी है। लेकिन ना तो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, ना दूसरे अखबारों ने ये खबर छापी। सब कहते थे कि जस्टिस अहमदी के आदेश पर यह एफआईआर है, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। सब डर रहे थे सारे अखबार वाले। लेकिन वाहिद जनसत्ता अखबार ऐसा था कि हर रोज डेली ये खबर लगातार छप रही थी, उस खबर का फॉलोअप लगातार हो रहा था। जब ये डेली खबर छप रही थी तो चर्चा का विषय बन गया। वकीलों के बीच अक्सर ये चर्चा का विषय था, चाहे लोअर कोर्ट थी, निचली अदालतें थी, या हाई कोर्ट था, या सुप्रीम कोर्ट था। वकीलों के बीच चर्चा थी कि जस्टिस, और खास तौर से एक सवाल उठ रहा था कि जस्टिस अहमदी का इस महिला के साथ ऐसा क्या रिश्ता था कि जस्टिस अहमदी को एक ड्यूटी अफसर को फोन करके कहना पड़ा कि इस महिला की रिपोर्ट लिखिएगा। ये सवाल था, सवाल उठ रहे थे। जाहिर सी बात है कि जस्टिस अहमदी की इसमें एक किरकिरी हो रही थी। 5-6-7 रोज गुजरे, सिलसिले को चलते हुए अचानक उस महिला का मेरे पास फोन आता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। मैंने कहा अभी एक मुकदमा हुआ, कहीं दूसरा तो नहीं कराना? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मिलना चाहती हूं और आज ही मिलना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए ऑफिस, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। वो महिला शाम करीब 4 बजे मेरे पास पहुंचती है। वहीं बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक कॉफी हाउस बना हुआ है, हमने वहां चाय पी और बातचीत। उसने मुझसे, महिला छूटते ही कहती है कि मैं अपनी एफआईआर वापस लेना चाहती हूं। ये मेरी समझ से बाहर बात थी कि एक महिला ने इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिशों के बावजूद मेरे खिलाफ एफआईआर कराई और अचानक वो वापस लेना चाहती है। क्यों वापस लेना चाहती है, ये मेरी समझ से बाहर बात थी। हमने कहा ठीक है, कल आप कोर्ट आ जाइएगा। मैं अपने बॉस से मिला, सुशील कुमार सिंह जी से। उन्होंने कंपनी के वकील को बुलाया, एनबी जोशी साहब हमारे वकील थे। मैंने उनको बताया कि इस तरीके से महिला अपना केस वापस लेना चाहती है, समझौता करना चाहती है। वकील ने सारे पॉइंट्स बना के दे दिए कि ये इससे लिखवा लीजिएगा, कोर्ट में पेश कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे वो महिला मुझे कोर्ट में मिल गई, करकटुमा कोर्ट में। हमारा जो केस था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीपी कांडपाल की अदालत में था। वीपी कांडपाल की अदालत में वो अपने वकीलों को लेकर के पेश हुई। करीब 1 दर्जन वकील उसके साथ थे और उसने अदालत के समक्ष जाकर के कहा कि मैं इसमें कार्रवाई नहीं चाहती, मैं समझौता करना चाहती हूँ और हमारा आपस में फैसला हो गया और मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस थे, 5 धाराएं लगी हुई थी उस एफआईआर के अंदर, अलग अलग धाराएं थी, सारे कंपाउंडेबल ऑफेंस थे। ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं, कंपाउंडेबल होता है और एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर समझौता दोनों पक्षों के बीच में अदालत के समक्ष समझौता हो सकता है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। समझौता वापस हुआ, केस वापस हो गया। ये दोनों महिलाओं के नाम मैंने अखबार में छापे थे, इस कहानी के अंदर भी मैं बता सकता था, लेकिन चूंकि ये दोनों महिलाएं आज की तारीख में बहुत पावरफुल हैं, लगभग 30 साल का अरसा बीत गया है। उनमें से एक महिला आज एक नेशनल पार्टी की बहुत पावरफुल लेडी है। नाम मैंने इसलिए नहीं रखे आप लोगों के सामने कि हो सकता है कि फिर कोई विवाद का नया किस्सा शुरू हो जाए, और मेरा मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को ये स्टोरी सुनाना था
स्टोरी मैंने आप तक पहुंचाई है, आपको कैसी लगी? ये मेरी शुरुआत है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। जैसे जैसे हौसला बढ़ेगा, हो सकता है मेरे अंदर और ऊर्जा पैदा हो और मैं आपको नए नए किस्सों के साथ फिर आपके सामने नए किस्से लेकर हाजिर होता रहूंगा। इसी के साथ आदाब, अनवर चौहान।